बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड चैप्टर में जो हमारे टॉपिक हैं यूएचएस से रिलेटेड। इवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है और बॉइलिंग पॉइंट है। नहायत ही आसान लेक्चर है। सबसे पहले शुरू करते हैं इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। ये किसी भी लिक्विड से वेपर्स का बनने का अमल है। ये स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होता है। कोई भी लिक्विड मौजूद है और उसका ढक्कन खुला हुआ है बर्तन का, तो इवेपोरेशन खुद ब खुद होगी। ये एंडोथर्मिक भी है, इसमें हीट एब्जॉर्ब भी होती है। ये नेचुरल है, नेचर में पाया जाता है। पानी का बादल बन जाना, समुद्रों का या दरियाओं के पानी का वेपर्स बन जाना, ये इवेपोरेशन का अमल है। क्रॉस कूलिंग इवेपोरेशन के अमल से हमेशा ठंडक पैदा होती है। इवेपोरेशन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो इवेपोरेशन डायरेक्ट है सरफेस एरिया के। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें उतनी ही इवेपोरेशन होगी। एक पानी अगर आप बोतल में रखें जिसमें थोड़ा सा ऊपर से जगह है बाहर निकलने की, तो इवेपोरेशन कम होगी। वही पानी अगर आप बड़े बाउल में रखें तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इवेपोरेशन इन्वर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये हर लिक्विड की डिफरेंट होती हैं, वो लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करती हैं। तो अगर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हों तो उसमें इवेपोरेशन कम होगी। आप इसकी मिसाल ऐसे देख सकते हैं, पेट्रोल एंड वाटर। पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, उसकी इवेपोरेशन ज़्यादा है। इसी नेचर में एक फैक्टर आ जाता है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। जिन मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है उनकी इवेपोरेशन कम होती है, इन्वर्स है। क्योंकि बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल में आपस में अट्रैक्शन आ जाती है, उनका उड़ के ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बाद कायम होता है। तो पहले डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा, उसके बाद इवेपोरेशन, उसके बाद पहले डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा, उसके बाद वेपर प्रेशर आपने काउंट करना होता है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के अमल बराबर हो जाएं तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। अब कैसे, मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। हमारे पास एक लिक्विड है और लिक्विड में इवेपोरेशन का अमल हो रहा है। अगर ढक्कन खुला हुआ है तो ये वेपर्स हवा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका ढक्कन बंद कर दें तो ये वेपर्स यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए। ये वेपर्स या गैस मॉलिक्यूल्स अब ये आपस में भी टकरा रहे हैं, बर्तन की दीवारों से भी टकरा रहे हैं और नीचे लिक्विड से भी टकरा रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है कि जब ये लिक्विड से नीचे जाके टकराएं तो उसमें दोबारा डूब जाएं, या लिक्विड के मॉलिक्यूल दोबारा रिकैप्चर कर लें। ये अमल कंडेंसेशन कहलाता है। इवेपोरेशन क्या था? लिक्विड का वेपर्स में तब्दील होना। कंडेंसेशन क्या है? दोबारा वेपर्स का लिक्विड में तब्दील होना। एक ऐसा वक्त भी आता है ये दोनों अमल बराबर हो जाते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब, फ़र्ज़ करें ऊपर ये 50 मॉलिक्यूल्स वेपर्स के हैं और नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो फ़र्ज़ करें 500 हैं। अब मैंने कहा कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का अमल बराबर हो गया। इस बात का मतलब ये कि अगर एक मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जाएगा तो इनकी तादाद 51 हो जानी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम एक मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आ जाएगा और इनकी तादाद अब कांस्टेंट ही रहेगी। 50 वाला 50 ही रहेगा, 500 वाला 500 ही रहेगा। ये होता है इक्विलिब्रियम। मिकदार बराबर नहीं है, अमाउंट बराबर नहीं है, अमाउंट कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, अब अमाउंट कांस्टेंट है, इसका मतलब ऊपर वेपर जितने हैं उतने ही रहेंगे। लिहाजा आप जो नीचे प्रेशर डालेंगे, हर ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ पे एक प्रेशर डालती है। ये जो ऊपर से नीचे प्रेशर डालेंगे ये कांस्टेंट रहेगा, ये वेपर प्रेशर कहलाता है। क्योंकि अब तादाद कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर भी जो डालेगा कांस्टेंट। ये हमेशा इक्विलिब्रियम के बाद आपने मेजर करना होता है। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे कायम होता है। ये इक्विलिब्रियम क्या है मैंने आपको बता दिया। वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड। आप कितना पानी यूज़ कर रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़ास टेम्परेचर में पानी का वेपर प्रेशर एक है। मतलब आपसे कोई ये कहे कि पानी का वेपर प्रेशर बताएं, तो आप ये नहीं पूछेंगे सर कितना वाटर है आपके पास, आप उसका आंसर बता देंगे। वॉल्यूम वेसल इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता कि आपने वेसल कितना बड़ा लिया, एक बोतल लिया, एक बाउल लिया है या एक जग लिया है। सरफेस एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता। फिर ये वेपर प्रेशर किन बातों पर डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर सबसे अहम चीज़ टेम्परेचर के डायरेक्ट है। आगे इसकी डिटेल देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा और ये लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। और साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा आएगी।
वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर आप हमेशा मैनोमेट्रिक मेथड से मेजर करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से मेथड, लेकिन हमारी बुक में जो यूज़ हुआ आपने बस उसका एक फार्मूला याद करना है, P = PA + डेल्टा H। P वेपर प्रेशर जो आप लिक्विड का मेजर करेंगे, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और डेल्टा H डिफरेंस इन हाइट ऑफ 2 कॉलम ऑफ मरकरी और 2 लिम्स ऑफ मरकरी। मरकरी का जो मैनोमीटर होता है उसकी हाइट में जो फ़र्क आएगा दोनों साइड पे, वो आपने उसे मेजर करना होता है। आइए अब हम ना वेपर प्रेशर के ही जो फैक्टर्स हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है वेपर प्रेशर पे, और इफ़ेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। तो ये एक डाटा है वाटर के वेपर प्रेशर का ख़ास टेम्परेचर पे। ये वैल्यूज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 0 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर 4.579 है, 10 डिग्री पे 9.209 है, 90 डिग्री पे 527 है, 100 डिग्री पे 760 है। बस आप 100 डिग्री वाली वैल्यू लाजमी याद रखिएगा, बाकी ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम इस डाटा से 2 नताइज निकालेंगे। देखें, 0 से 10 डिग्री वेपर प्रेशर बढ़ा, 10 से 90 बढ़ा, 90 से 100 बढ़ा, तो वेपर प्रेशर डायरेक्ट है टेम्परेचर के साबित हुआ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन जब आप देखें 0 से 10 डिग्री, आपने 10 डिग्री का इजाफा किया है ना, वेपर प्रेशर में कितना इजाफा हुआ, 4 से 9 हो गया तकरीबन 5 का। आपने 90 से 100 डिग्री भी 10 डिग्री का ही इजाफा किया है, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले में वेपर प्रेशर में कितना इजाफा हो, तकरीबन 230 के करीब, नियर अबाउट। तो आप देखें नतीजा ये, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्ट है। एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीज रैपिडली, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा वेपर प्रेशर में इजाफा भी बहुत तेज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत तेज़ी से ब्रेक होती हैं। अच्छा, इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सबसे पहले ये जान लीजिए, यही फैक्ट हमने पढ़ा था, इसे दोबारा रिवाइज करते हैं। वेपर प्रेशर इन्वर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। जिस केमिकल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा। जिस केमिकल में पोलैरिटी होगी उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। जिस केमिकल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और जिस केमिकल का साइज लार्ज हो उसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। तो अब यहाँ पे देखें, आइसोपेंटेन एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में चूँकि पोलैरिटी नहीं होती, इनमें बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, वेरी वीक फोर्सेस। वेरी वीक फोर्सेस होने की वजह से आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम, वेपर प्रेशर ज़्यादा, इसमें कम है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो आपने इसकी वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, आपने ऐसे ही इसका ऑर्डर याद रखना है। इथाइल ईथर, ये भी इसमें पोलैरिटी नहीं होती, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इन तमाम केमिकल में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, लिहाजा इन तमाम केमिकल का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। अब आ जाइए एथेनॉल एंड वाटर। एथेनॉल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, एथेनॉल और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से देखिए इनका वेपर प्रेशर कम होना शुरू हो गया। मरकरी मेटेलिक बॉन्ड रखता है, मेटल है, वाहिद मेटल है जो लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर देखें कितना कम है। और ग्लाइसरॉल, इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। 3 OH होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है ये बहुत बहुत कम है। तो आपने माइंड में क्या स्केच बनाना है, वेपर प्रेशर का जब भी ऑर्डर आ जाए, हाइड्रोकार्बन, ईथर या हाइड्रोकार्बन से बनने वाले डेरिवेटिव, या हाइड्रोकार्बन से बनते हैं क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोकार्बन, ईथर, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अल्कोहल, वाटर, मरकरी और ग्लाइसरॉल, इनका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। स्टूडेंट देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ये भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। वो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट असल में एक टेम्परेचर है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, तो टेम्परेचर ही आप बताते हैं ना। वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाए एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यहाँ से इसकी कई डेफिनेशन बन सकती हैं। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 180 m। तो आप बना सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 180 m, या ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 760 टॉर और 180 m।
अब डेफिनेशन तो आपने देख ली, समझ लेते हैं ये कॉन्सेप्ट है क्या। लिक्विड को जब गर्म करें तो लिक्विड से वेपर्स बनेंगे, ये अमल इवेपोरेशन कहलाता है। अगर ये बर्तन खुला है तो ये हवा में शामिल हो तो जाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि कुदरत ने हर चीज़ को ढांपने का बंदोबस्त कर रखा है। ये कुदरत ने हर चीज़ के ऊपर एक गिलाफ बनाया हुआ है एयर का, और जो हर चीज़ को ढांपे हुए है। और जो एयर है इसका एक ख़ास प्रेशर होता है 1 atm, या जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी टॉर, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हवा ने हर चीज़ के ऊपर एक प्रेशर डाला हुआ है, वो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आप नीचे से गर्म कर रहे हैं, ये वेपर्स बन ज़रूर रहे हैं और किसी हद तक ये हवा में शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन इतनी आज़ादी से नहीं। आज़ादी क्यों नहीं है? क्योंकि इन पे एक प्रेशर है, इन्हें ढांपा हुआ है। ठीक है, ये वेपर्स यहाँ पे कैद हो गए और ये कैद होकर रुकेंगे तो नहीं, ये आपस में टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगे और यहाँ पे टकराएंगे, और इनका अपना एक प्रेशर है, इसे कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, इनका अपना एक प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो आप मज़ीद गर्म कर रहे हैं, ये प्रेशर जो इनका अपना है ये बढ़ता चला जा रहा है। फ़र्ज़ करें पहले ये था 0.2 atm, आपने मज़ीद गर्म किया, ये हो गया 0.5, फिर 0.7, एट द एंड ये 1 atm हो गया। जैसे ये 1 atm हुआ, बाहर वाला प्रेशर क्या है? वो भी 1 atm है। ये अंदर वाला प्रेशर इस काबिल हो गया कि बाहर वाले को तोड़ पाए। जैसे ये बाहर वाले को तोड़ेंगे, एकदम ये रश्ड आउट बाहर को भागेंगे, क्योंकि खाली जगह मिल गई ना, आज़ादी मिल गई। ये बिल्कुल ऐसी हो जैसे स्कूल में गेट बंद होता है तो बच्चे क्लासों में होते हैं, जैसी छुट्टी होती है गेट खुलता है, हर बच्चा गेट की जानिब को दौड़ पड़ता है। तो ये भी इनकी छुट्टी होगी, गेट खुल गया, जैसी छुट्टी हुई एकदम सारे यहाँ से भाग गए। जब यहाँ से भाग गए, यहाँ वैक्यूम बन गया, और वैक्यूम क्या होता है? खिंचाव। खिंचाव की वजह से जो लिक्विड है इसने ऊपर की जानिब तेज़ी से जाना शुरू किया। ये होता है बॉइलिंग का अमल। आगे बात समझ। तो बॉइलिंग क्या है? वेपर प्रेशर लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये बॉइलिंग का अमल शुरू हो गया। अब बॉइलिंग का अमल शुरू हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, आपने गर्म किया 100 डिग्री पे, बॉइलिंग का अमल शुरू हो गया। अब जब आप मज़ीद 100 डिग्री पे मौजूद वाटर को गर्म करेंगे, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट होता है, तो 100 डिग्री के बाद या किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अब इसके मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है 100 डिग्री पे, इसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसे मज़ीद काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए। तो फिर आप इसे जो हीट कर रहे हैं वो उसके किस काम आएगी? बॉइलिंग पॉइंट पे जब आप किसी लिक्विड को मज़ीद हीट करते हैं, वो उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स में मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ती है, ताकि ये जल्दी से यहाँ से उड़ के ऊपर चले जाएँ। तो बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, गर्म करने पे मज़ीद टेम्परेचर नहीं बढ़ता लिक्विड का। लिक्विड का मैक्सिमम टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और उसके बाद मज़ीद गर्म करते हैं तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से टूट के वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद लिक्विड को मज़ीद गर्म करने पर जो आप उसे हीट प्रोवाइड करें, वो हीट कहलाती है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ही है जो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करती है। वाटर के केस में ये मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू 40.6 किलो जूल पर मोल है। ये वाटर की वैल्यू आपने याद रखनी है। अब देखें बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट है एक्सटर्नल प्रेशर के। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ रिएक्शन 3 बातों पर डिपेंड करती है, साइज पे, पोलैरिटी पे या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो नैप्थलीन का साइज बढ़ा। एनिलीन और फिनोल ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इनमें बेंजीन रिंग भी होता है। एट द सेम टाइम एनिलीन और फिनोल में पोलर ग्रुप भी है। एनिलीन में NH2 होता है बेंजीन के साथ, फिनोल में OH होता है बेंजीन के साथ, तो इनकी पोलैरिटी भी है, इनका साइज भी बड़ा है। एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ये छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर से ज़्यादा है। अब देखें ब्लू मैंने जो किए हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होगा, नो डाउट साइज बड़ा लेकिन पोलैरिटी नहीं है। एथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता जरूर है लेकिन वाटर से कम बनाता है। CCl4 एसीटोन या CS2 ये सारे नॉन पोलर और छोटे साइज के हैं।
तो यहाँ से अब नतीजा क्या निकला, या तो साइज बहुत बड़ा हो, या पोलैरिटी हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, या साइज बहुत छोटा हो या नॉन पोलैरिटी हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्ट है। कैसे? अगर आप बॉइलिंग एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये कहाँ पे होता है? प्रेशर कुकर में। आप प्रेशर कुकर में बाहर से ढक्कन इतना टाइट कर देते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर वो आर्टिफिशियल हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ये आपने कहाँ पे किया है? वैक्यूम डिस्टिलेशन में। वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम किया जाता है एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके। मिसाल के तौर पर ग्लाइसरीन का बॉइलिंग पॉइंट 290 है 760 टोर पे या 180 प्रेशर पे, लेकिन ये डिकम्पोज हो जाता है। लिहाजा क्या किया जाता है, इसका 50 टोर पे बॉइलिंग पॉइंट 210 डिग्री कर दिया जाता है और यहाँ ये आसानी से डिस्टिल हो सकता है। तो आपने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर कम किया, आर्टिफिशियल तरीके से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। इसी बात को साबित करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। देखें, अगर आप 1489 को और एक्सटर्नल प्रेशर कर दें वाटर का, ये 120 पे बॉयल होगा। 760 पे वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होता है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर 700 कर दें तो 98 डिग्री पे वाटर बॉयल हो जाएगा, जो कि मरी हिल में होता है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर 323 कर दें, वाटर 69 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, जो कि माउंट एवरेस्ट पे होता है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर 23.7 कर दें, वाटर 25 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा। तो आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस यूएचएस वगैरह के पेपर्स में आए हुए हैं। एट सेम टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ गैसोलीन इज डैश देन वाटर। तो गैसोलीन का रेट ऑफ इवेपोरेशन लोअर होगा, हायर होगा, सेम होगा या नन ऑफ दीज होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन है तो बताइए, गैसोलीन का रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा वाटर के मुकाबले में, क्योंकि गैसोलीन में अट्रैक्शन बहुत कम है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूं, एट सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ गैसोलीन इज डैश देन वाटर, तो वेपर प्रेशर गैसोलीन का क्या होगा? क्योंकि गैसोलीन में अट्रैक्शन कम है, लिहाजा उसके वेपर ज़्यादा उड़ेंगे और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। बेसिक क्वेश्चन को दोबारा चेंज कर रहा हूँ। एट सेम टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसोलीन इज डैश देन वाटर। तो गैसोलीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अब के भी हायर आएगा? नहीं, अब क्या आएगा? लोअर। तो आपने याद रखना है, जिस केमिकल में अट्रैक्शन कम हो उस केमिकल की वेपोरेशन ज़्यादा होती है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ग्रेटर द सरफेस एरिया डैश द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा हो उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्रीज 700 टोर 180 एम 760 टोर बहुत पीएमसी। तो 100 डिग्री पे पानी का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? 180 एम एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है ना। या 760 टोर, बोथ बी एंड सी इसका ऑप्शन ठीक है। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन प्रेशर, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ऑल। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ऑप्शन होना चाहिए था, या साइज ऑफ मॉलिक्यूल का, उसमें से नहीं है। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड, ऑल। तो वेपर प्रेशर इन तमाम बातों पर डिपेंड नहीं करता, इसका आ जाएगा डेल्टा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑल एक्सेप्ट by increasing temperature, by increasing pressure, by increasing intermolecular forces, none of these। तो बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाने से बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं बढ़ता। अब ये कैसे? भाई आप पानी को जितना मर्जी गर्म कर लें, उसने 100 पे बॉयल होना है। टेम्परेचर तो बढ़ा के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से मुराद बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना है, टेम्परेचर बढ़ाने से मुराद बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना नहीं है, ये माइंड में रखिएगा। आइए लिक्विड से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस। इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड टू लिक्विड, लिक्विड को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड
इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, डू नॉट फॉलो रेगुलर पैटर्न। तो क्या ख्याल है, क्या जवाब आएगा? बहुत ज़्यादा गर्म करने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट रिमेन सेम। भाई बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का 100 है, जितना मर्ज़ी गर्म कर ले उसने 100 पे बॉयल हो जाना है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट गर्म करने पे हासिल ज़रूर होता है, लेकिन गर्म करने पे ये नहीं कि वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? एसिटिक एसिड का फिनॉल से ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एरोमेटिक कंपाउंड है अगर उनमें पोलर ग्रुप भी आ जाए उनके ज़्यादा होते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। वाटर का फिनॉल से ज़्यादा एरोमेटिक है, बेंजीन है तो साइज़ बड़ा है, गलत। एनिलीन का एसिटिक एसिड से ज़्यादा, ये बात ठीक है क्योंकि एनिलीन में एरोमेटिक रिंग है और उसका साइज़ बड़ा है तो एसिटिक एसिड से ज़्यादा होगा। कार्बन डाइसल्फाइड का बेंजीन से ज़्यादा, गलत, क्योंकि ये छोटा सा मॉलिक्यूल है। विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? एनिलीन, बेंजीन, CCl4, नेफ्थालीन। मैंने आपको बताया था जब भी बेंजीन रिंग ज़्यादा हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। विच हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर? अच्छा ये था हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। विच हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर? जिसमें अट्रैक्शन जितनी कम उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा। तब आपने ढूंढना अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा कम है। एनिलीन में तो बेंजीन रिंग होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिनोल में भी बेंजीन रिंग, और ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, इसमें अट्रैक्शन सबसे कम, लिहाजा इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले ना ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है जो हमारे सिलेबस में हैं। आपने पहले इसे ना तरतीब में ऐसे याद करना है, CTOMHRT, CTOMHRT, CTOMHRT। तो ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, CTOMHRT ऐसे ही आपने इसे याद कर लिया। अब आप इनके नाम आसानी से बना सकते हैं। C मीन्स क्यूबिक, T मीन्स टेट्रागोनल, O means orthorhombic, M means monoclinic, H means hexagonal, R means rhombohedral, या इसका एक और नाम है ट्राइगोनल, एंड T मीन्स ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 क्रिस्टल्स के नाम हो गए। इन्हें तरतीब में याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये तरतीब याद नहीं करेंगे तो आगे हमें फ़ायदा हासिल नहीं होगा जो हम करने जा रहे हैं। अब देखें इनके जो एक्सिस हैं, इनके एक्सिस पहले तो मैंने ऐसे बना लिए, A = B = C, सब में ऐसे बना लिया। अब आपने करना है क्या है, तरतीब में इसमें तीनों लेंथ इक्वल होती हैं, इसमें आपने एक लेंथ को अनईक्वल कर देना B और C के दरमियान, इसमें आपने दोनों लेंथ को अनईक्वल कर देना। ये पहला बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा। जब आप तीसरा बना दें फिर आपने तीसरे को दोबारा लिखना है, फिर दूसरे को, फिर पहले को। तो इस अंदाज में 1 2 3 3 2 1, मतलब तीसरा जो है दोबारा रिपीट कर दिया, फिर आपने दूसरा रिपीट कर दिया और फिर आपने पहला रिपीट कर दिया। ये हमारी 6 लेंथ बन गई। जो लास्ट 7th है ना, इसकी हर चीज़ अनईक्वल होती है, मतलब इसकी तमाम लेंथ भी अनईक्वल हैं और इसकी तमाम एंगल भी अनईक्वल हैं। ये आपको वैसे ही याद रहेगा। तो इसमें मैंने आपको तमाम लेंथ सिखा दी कि आपने करना क्या है। तमाम इक्वल, फिर एक अनईक्वल, फिर दोनों अनईक्वल, फिर दोबारा उसे रिपीट किया, दोनों अनईक्वल, फिर एक अनईक्वल, फिर सारी इक्वल, और एंड वाले की सारी अनईक्वल होंगी। अब आप देखें इसके एंगल, पहले 3 एंगल तो बहुत आसान है, अल्फ़ा बीटा गामा 90, अल्फ़ा बीटा गामा 90, अल्फ़ा बीटा गामा 90, और आखिरी एंगल भी बहुत आसान है क्योंकि मैंने कहा आखिर में हर चीज़ अनईक्वल। बाकी बचे ये 3 एंगल जिन्हें मैंने रेड किया है, ये थोड़े से मुश्किल हैं। इसमें अल्फ़ा गामा 90, बीटा नॉट इक्वल 90, अल्फ़ा बीटा 90, गामा = 120, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल ज़रूर होते हैं लेकिन 90 से 120 के दरमियान। अब इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो इसकी एग्जांपल है, खासकर जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ये एग्जांपल आपने लाजमी याद करनी है। क्यूबिक की ऑलमोस्ट तमाम ही याद करें। NaCl, इसके अलावा NaBr भी होता है, डायमंड है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है। टेट्रागोनल में टिन, अमोनियम ब्रोमाइड, ये लाजमी याद कीजिएगा। ऑर्थोरहॉम्बिक में आयोडीन, रोहम्बिक सल्फर। मोनोक्लिनिक में शुगर, लाजमी याद कीजिएगा, बहुत अहम है। अच्छा, सल्फ़र मोनोक्लिनिक में भी आ गया, सल्फ़र रोहम्बिक भी था। तो चूँकि सल्फ़र के डिफरेंट एलोट्रोप होते हैं तो बाज़ कंपाउंड डिफरेंट शेप रख सकते हैं, तो सल्फ़र रोहम्बिक भी है और सल्फ़र मोनोक्लिनिक भी है। इसके अलावा बोरेक्स भी। ग्रेफाइट, हेक्सागोनल और आइस बहुत फेमस है। आइस और ग्रेफाइट हेक्सागोनल होते हैं।
बिस्मथ और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ब्रोम्बोहाइड्रल, ये ट्राइगोनल भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट ट्राइक्लिनिक। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स बना दी हैं, एक साथ ही तमाम क्वेश्चन बना दिए हैं कि किस अंदाज में आपको लेंथ और एक्सिस लेंथ और एंगल दिए जाएंगे और आप किस अंदाज में उनका जवाब ढूंढ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा बीटा गैमा ऑल इक्वल टू 90। अच्छा यहाँ आप ना एंगल से गैस कीजिएगा। अब जो एंगल है ना ये पहले 3 केस में ये ऐसे होते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा इक्वल टू 90। तो पहले 3 केस कौन से थे, सी टी ओ, इन तीनों में एंगल ये वाला है, इसका मतलब पहले 3 केस में से कोई है ये। अब पहले केस में लेंथ देख लें, तमाम इक्वल थी, दूसरे केस में एक लेंथ अनइक्वल थी, इसका मतलब ये दूसरा केस है। तो दूसरा केस कौन सा था, टेट्रागोनल। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया इसका बीटा। ठीक है, इस अंदाज में आपने गैस करना है। ए बी सी तमाम लेंथ इक्वल हैं, तमाम एंगल, एंगल से गैस कीजिएगा। पहले 3 केस हैं, पहले 3 केस में पहला केस है कौन सा है, क्यूबिक, ई आ गया। यहाँ पे देखिए ये इसे इस अंदाज में बना देते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो गया, ये देखें इसे मैंने बना दिया ऐसे, हर चीज़ अनइक्वल। तो हर चीज़ अनइक्वल, अब देखें थर्ड केस में हर चीज़ अनइक्वल है, तो हर चीज़ अनइक्वल किस में थी, लास्ट वाले में, ट्राइक्लिनिक, ये वाला हो गया सी। नंबर 4, तमाम लेंथ इक्वल, तमाम एंगल इक्वल, लेकिन 90 से 120 के दरमियान, ये सेकंड लास्ट केस है 6 वाला, और वो है रोम्बोहेड्रल, ये हो गया ए। और लास्ट वाला देखें, तमाम लेंथ अनइक्वल, एंगल इक्वल, एंगल तीनों इक्वल, इसका मतलब पहले 3 में से है, पहले 3 में से तीसरा केस है ना, सी टी ओ, ये है ऑर्थोरोम्बिक, तो ये ऑर्थोरोम्बिक डी वाला। ठीक है, तो इस अंदाज में आपने इसे गैस कर लेना है। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। आयनिक कंपाउंड में हमने एक ही स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, सोडियम क्लोराइड का। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर। सोडियम क्लोराइड में हर सोडियम के साथ 6 क्लोराइड आयन होते हैं जिन्होंने उसे घेरा हुआ होता है, और हर क्लोराइड आयन के साथ 6 सोडियम आयन होते हैं जिन्होंने उसे घेरा होता है। तो हर आयन के साथ जो मुखालिफ आयन की तादाद होती है कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों आयन का, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है और क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। 2 Cl के दरमियान या 2 सोडियम आयन के दरमियान, या सिंपल वर्ड में 2 एक जैसे आयन के दरमियान फासला मेजर किया गया 5.63 एंगस्ट्रॉम। 2 मुखालिफ आयन या 2 एडजेसेंट आयन के दरमियान फासला उसका हाफ हो जाएगा, 2 पे डिवाइड कीजिएगा, 2.815 एंगस्ट्रॉम। क्लोराइड का साइज़ बड़ा है सोडियम से, क्यों बड़ा है, क्योंकि क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं 18, सोडियम इलेक्ट्रॉन है 10, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, उसका साइज़ भी बड़ा। NaCl एक फार्मूला यूनिट है। असल NaCl ऐसे क्लस्टर की शक्ल में पाया जाता है, आप आसानी के लिए उसमें से एक फार्मूला निकाल के लिख लेते हैं, इसे बोलते हैं फार्मूला यूनिट। NaCl का जो शेप है क्यूबिक है, जैसे अभी हम बनाएंगे, या इसे ऑक्टाहेड्रॉन भी बोलते हैं क्योंकि इसके 8 किनारे होते हैं। ऑक्टा मीन्स 8 और हेड्रॉन मीन्स किनारे, कॉर्नर्स, तो ये इसके 8 किनारे। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि हर किनारे पे कितने क्लोराइड हैं, कितने सोडियम है, और पूरे एक क्यूब में कितने आयन्स हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगी, ये गारंटी है। इसमें सबसे पहले हम कॉर्नर से शुरू करते हैं, एट कॉर्नर्स। मैं सपोज कर लेता हूँ कि कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयन्स लगे हुए हैं। ठीक है, क्लोराइड, वैसे तो कॉर्नर पे सोडियम आयन भी हो सकते हैं, स्टोरी सेम ही रहेगी। हम क्लोराइड से डिस्कस कर लेते हैं, सोडियम का जवाब भी वही आ जाएगा। ठीक है, ये कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयन्स लगे हुए हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 क्लोराइड लगे हुए होंगे, सेंटर में यहाँ सोडियम आयन्स होते हैं। अब देखें, मैं आपको एक क्लोराइड की स्टोरी बताऊंगा, 8 की स्टोरी फिर हम वही समझ के ऐड कर लेंगे। तो ये क्लोराइड है, इसकी स्टोरी से शुरू करते हैं, यहाँ कॉर्नर पे मौजूद है एक क्यूब के। ठीक है, लेकिन ये क्लोराइड सिर्फ इस क्यूब का हिस्सा नहीं है, इसके साथ मैं बराबर एक और क्यूब बनाने जा रहा हूँ, ये देखिए।
ये देखिए, ये वाला क्लोराइड जिसे मैंने रेड किया है ये दोनों क्यूब में शेयर हो रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक सेंट्रल दीवार होती है और दो कमरों में शेयर हो रही होती है। तो एक सेंटर में दीवार, इस साइड पे भी कमरा, इस साइड पे भी कमरा, और दोनों की साझी होती है, कॉमन होती है। तो ये हिसाब यहाँ पे ये सीएल दोनों का कॉमन है। लेकिन अभी भी बात ख़त्म नहीं होती। एक क्यूब में यहाँ पे ऊपर बना रहा हूँ, ये सीएल उसका भी है। आपके सामने मैंने यहाँ पे एक और क्यूब खड़ा कर दिया इसके सर पे, और ये सीएल उसका भी है, उसमें भी शेयर हो रहा है। मतलब ये सीएल ये 3 क्यूब बनाने का ज़िम्मेदार है। अभी भी बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मैं एक और क्यूब बनाने जा रहा हूँ इसके सर पर। ये देखें, ये मैंने चौथा क्यूब बना दिया, और ये वाला सीएल उसमें भी शेयर हो रहा है। तो आपने देखा, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। ये मैंने बनाया पहला क्यूब, ये मैंने बनाया दूसरा क्यूब, ये मैंने बनाया तीसरा क्यूब, और ये मैंने बनाया चौथा क्यूब। और ये वाला जो सीएल था, ये सीएल चारों क्यूब में शेयर हो रहा था। अभी भी बात ख़त्म नहीं होती। एक क्यूब यहाँ से आएगा पाँचवा पहले के ऊपर, एक क्यूब यहाँ से आएगा छठा दूसरे के ऊपर, सातवां तीसरे के ऊपर, और आठवां चौथे के ऊपर। ये सीएल उन 4 क्यूब में भी शेयर होगा। ठीक है, जब ये 4 यहाँ पे इसके सामने आ जाएंगे फिर ये छुप जाएगा। तो एक सीएल जो कॉर्नर पे है कितने क्यूब में शेयर हुआ? 8 में। यही बात मैं लिख लेता हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। 1 सीएल शेयर्स इन 8 यूनिट सेल। ये बात समझाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने कोशिश की है डायग्राम से आपको समझाऊँ। 1 सीएल शेयर्स इन 8 यूनिट सेल। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आगे कुछ भी नहीं है। 1 सीएल शेयर्स इन, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा लिख ली, इज़ इक्वल टू 8 यूनिट सेल। लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा लिख के उसे दोनों साइड पे मैं 8 पर डिवाइड करने जा रहा हूँ। जब दोनों साइड पे इसे मैं 8 पे डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1 यूनिट सेल। 1 यूनिट सेल में सीएल का जो शेयर है कितना हो गया? 1/8, क्योंकि वो 8 में शेयर हो रहा था, 1 में उसका कितना शेयर हो गया? 1/8 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन से ये ऑप्शन बन सकते हैं। 1 यूनिट सेल में सीएल कॉर्नर वाले का कितना शेयर है? 1/8। आगे देखिए, अब मैंने आपको ये बता दिया कि इस सीएल का जो शेयर है वो 1/8 है। ठीक है, अभी कैलकुलेशन से बताया इस सीएल का शेयर कितना है? 1/8 है 1 यूनिट सेल में। भाई इस सीएल का क्या शेयर होगा? बराबर सबकी सेम स्टोरी है, 1/8। इसका क्या शेयर होगा? 1/8। इसका क्या शेयर होगा? 1/8। इसका क्या शेयर होगा? 1/8। इसका, इसका, इसका। टोटल शेयर कितना हो गया? टोटल शेयर ऑफ सीएल इन यूनिट सेल, ऑफ ऑल सीएल, तमाम सीएल का टोटल शेयर कितना हो गया? पहले का 1/8 है, दूसरे का 1/8 है, तीसरे का 1/8 है, चौथे का 1/8 है, पाँचवें का 1/8 है, छठे का 1/8 है, सातवें का 1/8 है, आठवें का 1/8 है। टोटल हो गया 8/8। तो ये कॉर्नर वाले सीएल की स्टोरी मैंने तमाम की आपको बता दी। 1 यूनिट सेल में कितना शेयर है? 8/8। ठीक है, अब इसी कैलकुलेशन को दोबारा रिपीट करूँगा फेस वाले में, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा आपको वो चीज़ में समझा सकूँ। ये वाली डायग्राम रेज कर देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ पे बनाते हैं दोबारा क्यूब। ये मैंने बना दिया दोबारा क्यूब, और मैंने आपके इसका फेस सामने कर दिया है। क्यूब के ऐसे कितने फेस हो सकते हैं? क्यूब के ऐसे 6 फेस होते हैं। पहले मैंने आपको कॉर्नर की स्टोरी बताई, अब मैं आपको बताऊंगा फेस की स्टोरी। यहाँ फेस में भी सीएल मौजूद होते हैं, इसीलिए कॉर्नर पे तो थे ही, फेस में भी मौजूद होते हैं। इसलिए क्यूब ये जो है ना ये NaCl का, इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब। ये जो क्यूबिक है इसे बोलते हैं FC क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूबिक 3 किस्म के होते हैं,
एक बॉडी सेंटर्ड होता है, एक सिंपल क्यूबिक होता है, एक फेस सेंटर्ड। तो NaCl का स्ट्रक्चर है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि इसके फेस के सेंटर में भी आइंस होते हैं। ठीक है, ये जो Cl फेस के सेंटर में है, ऐसे 6 फेज हैं, हर एक के सेंटर में होगा। ये कितने क्यूब में शेयर हो सकता है? किनारे वाला तो 8 में शेयर हो रहा था, हमने डायग्राम बना के देखा है, लेकिन फेस वाला सिर्फ 2 में शेयर होगा। क्यों? एक क्यूब यहाँ से आएगा और ये छुप जाएगा। तो फेस वाला Cl सिर्फ 2 यूनिट सेल में शेयर होगा। तो कैलकुलेशन जैसे मैंने यहाँ पे लिखी थी ऐसे लिखता हूँ, 1 Cl शेयर्स इन, क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे 8 की बजाय 2 यूनिट सेल, क्योंकि ये किनारे वाला नहीं है बल्कि ये सेंटर वाला है। अब इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, 1 Cl शेयर्स इन इज इक्वल टू 2 यूनिट सेल। और इस इक्वेशन को जो मैंने दोबारा लिखा है, दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड कर दिया, ताकि मुझे यहाँ पर 1 यूनिट सेल का जवाब मिल जाए। तो 1 यूनिट सेल में Cl का कितना कंट्रीब्यूशन? हाफ, क्योंकि 2 में शेयर हो रहा है ना, तो एक में कितना? हाफ। इस Cl का मैंने जवाब निकाल दिया। इस Cl का कितना कंट्रीब्यूशन? हाफ। इस Cl का जो यहाँ फेस पे होगा कितना होगा? हाफ। जो यहाँ फेस पे होगा कितना होगा? हाफ। जो नीचे फेस पे होगा कितना होगा? हाफ। तो ऐसे 6 फेज हैं, जो इस वाले फेस पे होगा उसका भी हाफ। तो टोटल जो शेयर होगा Cl का, टोटल शेयर ऑफ Cl, ये पहले का था हाफ, दूसरे का हाफ, तीसरे का हाफ, चौथे का हाफ, पाँचवें का हाफ और छठे का हाफ। टोटल आ गया 6/2। ये हमारा फेस पे Cl का शेयर आ गया 1 यूनिट सेल में। कॉर्नर पे था 8/8, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 8/8 + 6/2, ये 1 + 3 4 शेयर आ गया Cl का, और 4 ही शेयर आएगा Na का। ये पर यूनिट सेल है। तो 1 यूनिट सेल में 4 Cl होते हैं, 4 Na होते हैं, या आप कह लें कि 1 यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। इसे बार बार देखिएगा वीडियो को, ताकि ये बात आप जहन नशीन कर सकें। स्टूडेंट देखें, सॉलिड 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं जो हमारे सिलेबस में उसके मुताबिक। वैसे तो मेटेलिक सॉलिड भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक हम 3 कैटेगरीज डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड आयनिक है, इसकी बेशुमार एग्जांपल बन सकती हैं, आपके माइंड में फ़ौरन आ जाएगा। NaCl है, NaF है, KBr है, CaCl2 है। आयनिक सॉलिड तो गैस करना नहायत ही आसान होता है। प्रॉब्लम आता है कोवलेंट सॉलिड में और सिंपल मॉलिकुलर सॉलिड में। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। कोवलेंट सॉलिड को एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं। ये 2 किस्म के होते हैं, जॉइंट मॉलिकुलर। तो ये मॉलिकुलर वर्ड यहाँ पे आ गया। फिर मॉलिकुलर सॉलिड और भी होते हैं। तो जॉइंट मॉलिकुलर सॉलिड कोवलेंट सॉलिड होते हैं, जिसमें बहुत सारे एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाते हैं। सेम एटम या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, वो बहुत एक जॉइंट मॉलिक्यूल बना लेते हैं। डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इसकी एग्जांपल्स हैं। लेयर्ड की शक्ल में एटम लेयर्स बनाते हैं, जैसे ग्रेफाइट है, कैडमियम आयोडाइड है, बोरोन नाइट्राइड है। अच्छा, सिंपल मॉलिकुलर सॉलिड ये मॉलिक्यूल से बनते हैं। कोवलेंट सॉलिड एटॉमिक सॉलिड कहलाते हैं, एटम से बनते हैं, चाहे वो जॉइंट मॉलिकुलर की ही क्यों ना हो, वो एटम से बनते हैं। लेकिन सिंपल मॉलिकुलर सॉलिड मॉलिक्यूल से बनते हैं। जैसे आइस किससे बना है? वाटर के मॉलिक्यूल से। शुगर किससे बना है? शुगर के मॉलिक्यूल से। ड्राई आइस किससे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये तमाम मॉलिकुलर सॉलिड हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस के ज़रिए जुड़े होते हैं। और ये जो जॉइंट मॉलिकुलर सॉलिड है, इसमें एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। ये माइंड में रखिएगा। तो हमारे पास जो एग्जांपल है हमारे कोर्स में, वो है स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन मॉलिकुलर सॉलिड की। कोवलेंट सॉलिड की है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो आयोडीन का स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोरोम्बिक, लेयर्ड लेटेस की शक्ल में पाया जाता है, लेयर्स की शक्ल में। सॉलिड फॉर्म में आई बॉन्ड डिस्टेंस 271.5 पिकोमीटर है। गैस फॉर्म में आई बॉन्ड डिस्टेंस 266.6 पिकोमीटर है। तो सॉलिड में फासला ज़्यादा क्यों है 2 एटम के दरमियान, और गैस में फासला कम क्यों है 2 एटम के दरमियान? तो अगर मैं आयोडीन का ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर बना लूँ, डिफरेंट लेयर्स बनाने की बजाय सिंपल मैंने ऐसे बना लिया है। इसमें डिफरेंट लेयर्स भी होती हैं, लेकिन समझने के लिए देखें, यहाँ पे हर कॉर्नर पे ये एटम नहीं लगे हुए, बल्कि आयोडीन I2 के मॉलिक्यूल अटैच हैं।
क्योंकि मॉलिक्यूल के मिलने से बना है। यहाँ भी आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच हैं, I2 से मिलके ये बना है स्ट्रक्चर। यहाँ भी आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच हैं। तो सॉलिड फॉर्म में जब ये आयोडीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो इनमें अट्रैक्शन आएगी। अट्रैक्शन आने की वजह से ये वाला इधर को खींचेगा, ये वाला इधर को खींचेगा, तो आई बॉन्ड डिस्टेंस जब खींचेगा तो इस बीच में स्ट्रेच आ जाएगा ना। इस स्ट्रेच की वजह से, खिंचाव की वजह से आई बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल में तो ऐसी कोई अट्रैक्शन नहीं होती। आयोडीन बिल्कुल आज़ाद है और दूसरा आयोडीन इससे दूर है, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन ना होने की वजह से इसमें खिंचाव नहीं आएगा, लिहाजा ये फासला कम है। स्टूडेंट्स, लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड या तो कोवलेंट सॉलिड भी कहलाता है, डायमंड या तो कोवलेंट सॉलिड कहलाता है, या जॉइंट मॉलिकुलर सॉलिड भी इसे कहा जाता है। तो डायमंड या तो कोवलेंट सॉलिड है या जॉइंट मॉलिकुलर सॉलिड है। क्योंकि इसका एक बड़ा मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करता है, जितना आप इसे तोड़ लेंगे उतना एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। डायमंड का जो यूनिट सेल है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन डायमंड के जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्यूबिक है। अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि यूनिट सेल का और स्ट्रक्चर होता है, पूरे इंटायर क्रिस्टल्स का और स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। इससे पहले आपने स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड देखा, उसमें जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर था वही पूरे के पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनता है क्यूबिक। लेकिन आयनिक कंपाउंड में वैसे ही होता है। लेकिन बाज़ कोवलेंट कंपाउंड में इस अंदाज में भी ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है कि यूनिट सेल का और स्ट्रक्चर और इंटायर क्रिस्टल का और स्ट्रक्चर। तो डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता है। ये है इसका यूनिट सेल और ये है टेट्राहेड्रल। तमाम एंगल 109.5 के, तमाम जो बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड की वो 154 पिकोमीटर। तो यूनिट सेल टेट्राहेड्रल, क्रिस्टल डायमंड के क्यूबिक। तमाम बॉन्ड sp3 ओवरलैप से बनते हैं। जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हर कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये जो बॉन्ड बना है इनमें जो ऑर्बिटल मिल रहे हैं इनके, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, क्योंकि बॉन्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं। सिंगल बॉन्ड है तमाम, 109.5 एंगल है, 154 पिकोमीटर इसकी लेंथ है, डायमंड हार्ड और इंसुलेटर है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अच्छा, आइस में मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी टेट्राहेड्रल ही है। पूरे आइस की हम बात नहीं करें, हम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करें, एक मॉलिक्यूल की। क्योंकि अगर आप एक मॉलिक्यूल में गौर करें तो उसमें ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं, 2 किनारे उन्होंने घेरे और 2 हाइड्रोजन, 2 किनारे उन्होंने, 4 किनारे टेट्राहेड्रल। ठीक है, 4 इसके ये एंड है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस लाइक डायमंड। वाटर का मॉलिक्यूल का जो यूनिट सेल है वो डायमंड की तरह है। देखें, ये वाटर का सेंट्रल मॉलिक्यूल है और यहाँ पे अगर आप देखें 2 लोन पेयर से 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए और 2 हाइड्रोजन से नए या न्यू वाटर के 2 ऑक्सीजन अटैच हो गए। तो यहाँ भी देखें, हर वाटर के साथ 4 किनारों पे, हर वाटर के साथ 4 कॉर्नर पे अटैचमेंट है। ये टेट्राहेड्रल शेप है, ये यूनिट सेल है। तो वाटर में या आइस में जो यूनिट सेल है वो वाकई टेट्राहेड्रल है। लेकिन जब आप पूरे क्रिस्टल की बात करेंगे तो आइस के जो क्रिस्टल है वो हेक्सागोनल है। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ सीखी है सबसे है, यूनिट सेल का और शेप हो सकता है और जो क्रिस्टल्स है उनका शेप या स्ट्रक्चर और हो सकता है। अब स्टूडेंट इसमें देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ आइस की एक एप्लीकेशन है। अभी हमने देखा कि जो आइस है जब वो बनता है तो वाटर के मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली अटैच होना शुरू हो जाते हैं और जब वो टेट्राहेड्रली अटैच होना शुरू हो जाते हैं तो ये देखें, इस तरह एक यूनिट सेल इसका बन गया। ये इस अंदाज में जुड़ना शुरू होते हैं कि इनके दरमियान खाली जगह बचती हैं और जब इनके दरमियान खाली जगह बचती हैं तो उस वजह से हम एक इसकी एप्लीकेशन देखेंगे आइस की। पहले एक चीज़ समझ लीजिए, लिक्विड के जो डेंसिटी है ना उनके टेम्परेचर के इन्वर्स होती है। अगर आप किसी भी लिक्विड या गैस का टेम्परेचर बढ़ाएं उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करें डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ठंडा होने पे आम ज़ुबान में गाढ़े हो जाते हैं। ठीक है,
कोई भी लिक्विड है, आपने उसका टेम्परेचर कम करना शुरू किया, 100 से 50 किया, 10 किया, 4 किया, 0 किया, तो जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर कम करेंगे उसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, इंक्रीज़। ठीक है, वाटर भी यही पैटर्न फॉलो करता है। आपने वाटर को ठंडा करना शुरू किया 100 से 50, 10 डिग्री, 4 डिग्री, वो 4 डिग्री तक इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। क्या होगा, 4 डिग्री तक उसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन 4 डिग्री के बाद जैसे मॉलिक्यूल अब अरेंज होना शुरू होंगे, आगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, इसके नीचे जितना भी टेम्परेचर आएगा ना 4 डिग्री से नीचे, अब मॉलिक्यूल एक ख़ास तरतीब में अरेंज होना शुरू होंगे। जब तरतीब में अरेंज होना शुरू होंगे, इनके दरमियान खाली जगह बनेगी, एम्प्टी स्पेस, और एम्प्टी स्पेस बनने की वजह से क्या होगा, अब जो 4 डिग्री से लो टेम्परेचर पे वाटर है ये हो जाएगा लेस डेंस, खाली जगह बनी ना, हल्का हो गया, और लेस डेंस होने की वजह से ये वाटर सरफेस पे आ जाता है। तो ठंडा पानी हमेशा ऊपर आ जाता है, और जब वाटर फ्रीज होता है तो वो हमेशा सरफेस पर से ही फ्रीज होना शुरू होता है, क्योंकि ठंडा पानी ऊपर आ चुका होता है और यहीं से वो आइस बन जाता है। आइस एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है। जैसे ये ऊपर वाला वाटर आइस बना, अब ये नीचे वाले वाटर को प्रोटेक्ट करता है, या आप कह लेंगे नीचे वाले वाटर की हीट को ऊपर ज़ाया नहीं होने देता। इंसुलेटर बन गया। इंसुलेटर बनने की वजह से नीचे वाला जो वाटर है वो वाटर ही रहता है, और जो प्लांट्स हैं एक्वेटिक या एक्वेटिक लाइफ है वो कई महीने सरवाइव कर जाती है वाटर में। ऊपर वाले आइस ने उसे इंसुलेट कर दिया नीचे वाले वाटर को। कुदरत का एक निज़ाम है, वाटर का शेप ऐसा बना, आइस का शेप ऐसा बना जिसकी वजह से वो लेस डेंस हुआ और वो फ्रीज हुआ सरफेस पे आ गए, और वो इंसुलेटर बना, और नीचे वाली जो एक्वेटिक लाइफ है उसने उसे बचाया। ये तमाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मरहूने में। लेक्चर के एंड पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमने पढ़ा है, उसी को डिस्कस करते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन इज अटैच टू डैश एटम्स। तो डायमंड में हर कार्बन एटम 4 एटम से अटैच होता है। इसका ऑप्शन आ जाएगा बीटा। कोवलेंट सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड डैश सॉलिड, न्यूक्लियर, एटॉमिक, आयनिक, प्लाज्मा। कोवलेंट सॉलिड को एटॉमिक सॉलिड भी कहा जाता है क्योंकि ये एटम से मिलकर बनते हैं। In NaCl each corner at corner in NaCl at corner each Cl ion is shared to dash unit cell। कॉर्नर का Cl हर Cl कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहा था, 8 यूनिट सेल में। मैंने आपको डायग्राम से बताया था। In NaCl each Cl of phase is shared to dash unit cell, और फेज का Cl कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहा था, 2 यूनिट सेल में। कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल क्लोराइड ऑफ कॉर्नर इन 1 यूनिट सेल। 1 यूनिट सेल में जो क्लोराइड का टोटल कंट्रीब्यूशन आया था वो उसका आंसर आया था 8/8, तो आंसर 1 बनेगा ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सोडियम ऑफ फेस ऑफ 1 यूनिट सेल, तो फेस में टोटल क्लोराइड का जो कंट्रीब्यूशन आया था वही सोडियम का होगा। जो क्लोराइड की कैलकुलेशन की है सेम सोडियम की है, तो क्लोराइड का फेस में टोटल कितना आया था, 6/2। हमने ऐसे ऐड किया था ना, 1/2 6 टाइम ऐड किया था, तो 6/2 बना था, 3 आंसर आ जाएगा ना। 1 यूनिट सेल कंटेन टोटल NaCl, तो 1 यूनिट सेल में Cl का आंसर टोटल एंड पे कितना आया था, 4। Na का आंसर कितना आएगा, 4, तो टोटल NaCl कितने हो गए, 4। राइट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।